नमस्कार। आप सभी एनालिटिका आयुर्वेदा के दर्शकों का सादर अभिवादन अभिनंदन। और आज एक बहुत विशिष्ट अवसर है। हमारे चैनल पर हम सब लोग स्वागत करेंगे प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी का, कुलपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। ये बड़ा एक अद्भुत संयोग है कि आज मैं जोधपुर में आया हुआ हूँ और कल से ही यानी कि शुक्रवार से ही प्रोफेसर प्रजापति जी के सानिध्य में हैं और बहुत कुछ हमने इस विश्वविद्यालय में जो उन्होंने विगत 1 वर्षों से कार्य किए हैं बड़े ही अनूठे और बहुत ही तीव्र गति से किए हैं, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग 5 नवंबर 2022 को हुई और एक यहाँ पर परिवर्तन सा दिख रहा है पूरे माहौल में कि यहाँ ऐसे भी कार्य किया जा सकता है। और ये मेरी राय नहीं है, यहाँ जितने भी लोगों से बातचीत हुई एक सामान्य राय है और उसका एक स्लोगन ये है कि कभी भी कुलपति महोदय अपने कुलपति के कक्ष में बस फाइलों को निपटाने के लिए ही रहते हैं, अन्यथा वो हमेशा भ्रमण पर रहते हैं, जिससे कि पूरा विश्वविद्यालय का प्रशासन, शिक्षक, छात्र, कर्मचारी सभी सक्रिय रहते हैं। तो विगत 1 वर्ष की उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए मैं पुनः प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी, कुलपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का स्वागत करता हूं और आप सबकी तरफ से अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। थैंक यू। अब सर, मुझे ये सौभाग्य है कि मैं आपका जूनियर रहा हूं और 1986 से ही। तो मेरा पहला प्रश्न सभी आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए है जो इस समय BAMS में हैं, MD आयुर्वेद में है या चाहे किसी भी दौरान है, शिक्षकों को। तो व्यक्तिगत रूप से ही शुरू करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1984 में जब आप राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में एक BAMS के छात्र के रूप में आए थे और आज एक मेरी पहली मुलाकात आपसे, मैं BAMS फर्स्ट ईयर और आप BAMS तृतीय वर्ष में गुरुकुल में हुई थी और आज हरिद्वार में। और आज पूरा ये भ्रमण यात्रा जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, फिर आज का इटरा जामनगर, फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली और अब कुलपति जोधपुर तक की ये जो पूरा यात्रा है, इसके विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये आपके क्या अनुभव रहे 1984 से लेकर के 2023 तक, अर्थात पूरे लगभग 40 वर्ष। यस सर प्लीज। धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर आनंद चौधरी जी ने बताया, हम लोग जो है पुराने एक दूसरे की जान पहचान वाले हैं और ये सौभाग्य का विषय है कि हम लोग 1986 से एक दूसरे को जानते हैं और बहुत सारी गतिविधियां जो आयुर्वेद के उत्थान के लिए भी हम लोगों ने की हैं। हम लोग भी इन्वॉल्व रहे कहीं ना कहीं बहुत तरीके से उसमें। 84 में जब हमने एडमिशन लिया 30 अक्टूबर 1984 को गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में, और 31 तारीख को एक घटना घट गई थी हमारे यहाँ। इंदिरा गांधी जी की वाली घटना थी, तो हम सब लोग फंस गए थे उसमें बुरी तरीके से। वो दिन ऐतिहासिक दिन हो गया एक तरीके से हम लोगों का। लेकिन जो हम लोगों ने अभी तक देखा आयुर्वेद में, क्योंकि जिस समय हमने एडमिशन लिया था उस समय तो हम लोग ये सोचते थे, और आज भी बच्चे ऐसे ही सोचते हैं कि नीट का एग्ज़ाम देते हैं हम लोग। क्या उस समय CPMT हुआ करता था, तो CPMT में MBBS करने की तैयारी करते करते हम लोग BMS में चले गए। BMS ज्वाइन करने के बाद ये लगा कि शुरू में तो ऐसी कंडीशन हुई कि कहाँ आ गए, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी और BMS और MBBS का जो गैप था उसको महसूस किया, काफ़ी हम लोगों ने पास से महसूस किया। उसी समय वो ऐसा समय था कि जब दोनों के बीच में डिफरेंस भी था, लेकिन वो डिफरेंस धीरे धीरे पड़ता चला गया और हम लोगों की जो है हाउस जॉब, इंटर्नशिप आते आते हम लोगों ने काफ़ी कुछ जो है उथल पुथल मचाई थी उत्तर प्रदेश सरकार के सामने, और कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किए। उसका नतीजा ये रहा कि हमारी सरकार ने हमको बराबर का दर्जा दिया। जिस समय एडमिशन हुआ था उस समय हमारे 3 सीनियर बैच थे और उसी समय पोस्टिंग निकली थी गवर्नमेंट की, काफ़ी बम्पर पोस्टिंग हुई। तो वो देख के भी हम लोग बहुत खुश हो गए कि सरकारी नौकरी तो मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत से लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ, बहुत से लोग आने लगे।
संयोग ऐसा भी था कि जिस कॉलेज में हम पढ़े वहाँ पे 3 बैच ऊपर तो कोई एजुकेशन था, हमारे बैच में केवल जो है स्कॉलर हुआ करते थे। जनरली गर्ल्स कैंडिडेट नहीं हुआ करते थे वहाँ पे, क्योंकि शहर के बाहर था, हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे सब फैसिलिटीज़ हो गई और आज की कंडीशन ये है कि हम आयुर्वेद का जो उत्थान देख रहे हैं उस समय से लेकर आज तक, इसमें अपने सारे गुरुओं का हम याद करते हैं इस समय, क्योंकि हमारे गुरुजी लोगों ने जो टीचर्स उस समय रहे उन्होंने जो हम लोगों को एक्सपोजर दिया, उसकी वजह से हम लोगों ने जो लड़ना सीखा, सहन करना सीखा, उसकी वजह से आज ये हालत हुई है कि हम लोग सब्जेक्ट में आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच पाए हैं। नो डाउट मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है इस समय, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं किसी भी कंट्रीब्यूशन में, अदर दैन मदर फादर। हमारे टीचर्स तो रहे ही हैं, हमारे सीनियर्स भी रहे हैं, हमारे जूनियर्स भी रहे हैं। सीनियर्स ने डांट डपट के कभी काम भी करवाए हैं, जूनियर्स को भी हम लोगों ने साथ में लेके बहुत काम किए हैं। तो क्या होता है कि जब समय बदलता है तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप बदलती चलती हैं। डिमांड उस समय जो थी, उस समय हम लोग केवल जनरली जो हम लोग BMS करके निकले थे, तो बात बिल्कुल सही है कि हम लोग 90% मॉडर्न वाले डॉक्टर थे और हम लोगों को सारी मॉडर्न आती थी। हमने इंटर्नशिप में जब गए तो हमारे पास जो MBBS वाले इंटर्न थे वो हम लोग के सामने टिक नहीं पाते थे, क्योंकि हम लोग का एक्सपोजर इतना ज़्यादा था कि वो फेल होते थे। और उस समय इंटर्नशिप में भी हम लोग जितने सर्जन, जितने फिजिशियन जो मॉडर्न के थे उनके पास लोग नहीं होते, तो हम लोग को पकड़ पकड़ के बुलाते थे काम कराने के लिए, क्योंकि एक्सपोजर था और हम लोग का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला गया। लेकिन जैसे जैसे हमने आगे पढ़ाई की तो आयुर्वेद को समझने के लिए मॉडर्न साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। बिना मॉडर्न साइंस के आयुर्वेद को समझ नहीं सकते, ये बिल्कुल फैक्ट है। और उसका एक्सपोजर हमारा BHU में हुआ जाके, जब हम PG में एडमिशन में गए और जब ये देखा हमने वहाँ पे जाके कि किस तरीके से मॉडर्न पढ़ना और किस तरीके से आयुर्वेद पढ़ना है, दोनों को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े और संयोग से MD PhD वहाँ से की। अपने गुरुजी लोगों के अंडर में रही, हमारे 3 गुरुजी थे उस समय, जोशी सर, दीक्षित सर और झा सर, तीनों अपने अपने तरीके के परंपरा के से ट्रेंड लोग थे। मोस्ट प्रैक्टिकल जो हमारे गुरुजी थे, आज भी हम करते हैं कभी कभी लेक्चर में, हरदम लेक्चर में उनका नाम आ ही जाता है, क्योंकि दीक्षित सर का जो एटीट्यूड रहा हम लोगों को सिखाने का, वो गली से उठा के और उन्होंने हमको ऊपर कुर्सी पे बैठा दिए वाली कंडीशन आती है। टेक्निकली गाइड हमारे जोशी जी रहे, उन्होंने हमको सब्जेक्ट के बारे में जो भी समझाया किया, हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको अडॉप्ट किया। बहुत सारे सहयोग भी मिले, क्योंकि वो आगे आकर जयपुर में भी मिले, जामनगर में भी मिले, तो उनका सहयोग हमको मिलता ही रहा। साथ में कुछ सीखते सीखते यहाँ तक ऐसे पहुँचे कि कोई डिपार्टमेंट ऐसा था रसशास्त्र जहाँ पे हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते थे। और अभी भी याद है हमको इनकी फर्स्ट ईयर की क्लास डिमॉन्स्ट्रेशन रूम में जब ये पढ़ते थे, आज उन्होंने पूछा कि कोई क्वेश्चन पूछना है, तो हमने कहा क्वेश्चन के जवाब तो हम दे नहीं सकते तुम्हारे, क्योंकि हम पहले से जानते हैं। इनके क्वेश्चन इतने शार्प और तीखे होते थे कि उस समय जब हमने ध्यान है कि हम लोग पहले RDA के जनरल सेक्रेटरी थे अपने छात्र संघ के UG कॉलेज में, तो इन सबों ने इतने क्वेश्चन पूछे थे कि हम लोगों ने जवाब ही देना बंद कर दिया कि हम लोग इसका जवाब नहीं दे सकते, इसका सलूशन बताओ तुम। तो ऐसी वाली कंडीशन होती थी। लेकिन ये है कि उसका इम्पैक्ट ये रहा कि इतना एक्सपोजर हुआ प्रैक्टिकल, जिसकी वजह से आज हर स्टेज पे हमको लड़ने का, समझने का, समझौता करने का, चीज़ों को सॉल्व करने का जो एक्सपीरियंस मिला, उसकी वजह से आज ये है कि हम थोड़ा सा अपने आप को इस तरह महसूस करते हैं कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। जयपुर 5 मार्च 1998 को हमने ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर आफ्टर डूइंग द MD एंड PhD फ्रॉम द BHU। और वहाँ का जब एक्सपोजर हुआ तो जब हम OPD में बैठे पहली बार, तो अपनी जैसे पहले की परंपराएं बनी थी, हम बार बार बताते भी हैं लोगों को कि आगे आयुर्वेद की दवाई लिखते थे पर्ची पर और पीछे पलट के 2 ऑर्डन की दवाई लिख देते थे कि जल्दी ठीक होना तो उसको साथ में ले लेना। ये परंपरा 5 साल तक बनी रही हमारे पास। वहाँ भी काफ़ी कुछ करने को मिला हमको, क्योंकि वो भी उस समय ग्रोइंग इंस्टीट्यूट था। शास्त्री जी हमारे उस समय डायरेक्टर हुआ करते थे और उसके बाद गौड़ साहब डायरेक्टर बने, तो हालत ये हुई कि बहुत सारी चीज़ें गौड़ साहब से सीखने को मिली। सबसे बढ़िया जो सीख मिली हमें गौड़ साहब से ये रहा कि कहीं भी रहते थे वो
खींच के किसी भी क्लास में हमें ढकेल देते थे। और उसका इम्पैक्ट ये रहा कि बच्चों को कैसे टैकल करना ये हमने सीख लिया, क्योंकि यूजी का एक्सपोजर पहली बार मेरा वहाँ हुआ था, उससे पहले यूजी का एक्सपोजर था नहीं। और उसमें से हम देख रहे हैं कि उस बैच में से मैक्सिमम आज प्रोफेसर हैं, और बहुत सारे तो हमारे पास ही हैं, कुछ एनआईए में है, कुछ यहाँ है, जोधपुर में है, बाकी उदयपुर में है। तो जब देख के अपने को खुशी होती है कि हाँ भाई, जिनको हमने पढ़ाया या जिनके साथ हमने वो समय बिताया जो हमारा युवा अवस्था का समय था, क्योंकि 5 साल वो जो हमने जयपुर में बिताया वो हम मानते हैं कि हमारा युवा अवस्था थी। उस समय बिल्कुल चेंज हो रहे थे, ट्रेंड हो रहे थे स्टूडेंट से टीचर की लाइन में। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हमें वहाँ से। जिस समय हम वहाँ से मूव किए तो उस समय हमें ध्यान आया कि हमारे पास चार्ज कितने थे। हमने 7 जगह के चार्ज हैंड ओवर किए थे उस समय, क्योंकि अब देखते पता ही नहीं चलता था, ये भी काम करते करते सब कुछ सीख लिया था। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमें ट्रेनिंग मिली वहाँ से, उसका फ़ायदा हमको जाके आगे बहुत मिला। और इस जामनगर को तो हम लोग भूल ही नहीं सकते, क्योंकि हम सब दोनों लोगों ने साथ में ही काम किया है वहाँ पे। जामनगर जब हम तो जाने के मूड में ही नहीं थे, इन्होंने ज़बरदस्ती फॉर्म भरवाए हमारे। कुछ गलतियाँ थी तो वो भी ठीक किए, वो उस समय में ध्यान आ रहा है। तो लेकिन जब सब कुछ होते होते गए, हम और सुरेश सर गए थे इंटरव्यू देने के लिए। सुरेश सर 1 साल जो है से उनको रिलैक्सेशन दिया गया था, और हमको 1 साल कम होने का रिलैक्सेशन मिला था। लेकिन संयोग से ऐसा हुआ कि सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन होने के बाद जब हम ज्वाइन करने गए तो आयुर्वेद के कंटेक्स्ट में समझने का जो कंसेप्ट हमको जामनगर ने दिया, वो पहले कहीं नहीं मिल पाया था। क्योंकि वहाँ पे हमारे साथ धुरंधर लोग हुआ करते थे उस समय के। गुरदीप सिंह सर उस समय चार्ज में थे, कुलवंत सिंह चले गए थे, हमारे द्विवेदी सर, हमारे बघेल सर, हमारे चंदोला सर। हम तो इनको तीनों को जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से हम बोलते ही रहते हैं कि हमारे लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, क्योंकि तीनों की पर्सनालिटी अलग, और तीनों से कुछ न कुछ सीखने को ऐसा मिला है कि जो मेरे ज़िंदगी में एक साथ आ गया। तो ये बहुत कम होता है, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपोजर जो ट्रेनिंग का रहा वो बघेल सर का रहा हमारा। क्योंकि बघेल सर के साथ तो ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच वाले आदमी बहुत रेयर मिलते हैं। हमारे द्विवेदी सर एकदम सैद्धांतिक वाले, इतने सैद्धांतिक वाले थे कि कभी कोई काम करना होता था जो उनको नहीं करना होता था तो वो रख के चले जाते थे, छुट्टी जाते थे तो हमसे आके बाबू करवाते थे कि अब आप कर दो, सर बोल के गए हैं। तो ये वाली सिचुएशन आती थी। तो वो सिद्धांत के पक्के आदमी, बिना सिद्धांत के वो नहीं करते थे। और चंदोला सर हमारे बिल्कुल एकदम हंसमुख मिजाज, क्योंकि हम लोग को यूजी में भी एक्सपोजर हुआ उनका, और उनको वहाँ जाके जब मिले तो किसी भी काम के लिए कभी भी किसी भी क्षण उनके चेहरे पे शिकन नहीं होती थी। वो हंसते करते उड़ाते हुए हंसी मजाक में करते रहे। तो इन सब चीज़ों का जो एक्सपोजर हुआ वो तो हुआ ही। साथ में डिपार्टमेंट में हम आनंद के साथ, पटगिरी जी के साथ, तीनों लोग ही डिपार्टमेंट में रहे। उस समय भी जोशी सर वहाँ पे थे, दीक्षित सर थे, सिद्धि नंदन मिश्रा जी थे, और जो है हमारे पांडे सर। तो काफ़ी कुछ सहयोग सीनियर्स से, अपने टीचर्स से हम लोगों को मिला, जिससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। और वास्तव में रसशास्त्र को रसशास्त्र की तरह समझ के, क्योंकि वो डिपार्टमेंट मेरा बंद ही नहीं होता था। आज भी हालत ये है कि अगर मैक्सिमम टाइम डिपार्टमेंट कहीं खुला होता है तो वो जामनगर में ही खुला होता है। बच्चे उस समय भी रात को पूरी रात वहीं रह के प्रैक्टिकल किया करते थे। उसको देखते देखते हम लोगों का भी हुआ। तो हमारी तो फार्मेसी भी बंद नहीं होती थी उस समय। तो हालत ये हो गई थी बाद में कि हमने, क्योंकि वहाँ बी फार्मा एम फार्मा कोर्स था, तो जब फार्मेसी बंद करने के टाइम होता था तो उस समय बी फार्मा एम फार्मा वाले बच्चे आके काम करते थे। तो इसलिए ये जो एक्सपोजर हुआ हमारा जो 13 साल का जामनगर का प्रैक्टिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव या एकेडमिक जो उसको कहें हम, तो अपने आप अननोइंगली बहुत सारी चीज़ें हमने गेन की उसमें। प्लस चूँकि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी पहली बार वहाँ हुआ। ये आनंद जी बैठे यहाँ पे, हम लोग को ध्यान है कि जो बी फार्मा कोर्स सबसे पहले प्रोफेसर जीपी दुबे जी 2 करोड़ लेके आए थे हमारे बीएचयू में खोलने के लिए, और हम दोनों लोग जो है मिल के उनको वहाँ उसको सब कोर्स को खोलने नहीं दिया हमने वहाँ पे, कि नहीं हमारे इन सब्जेक्टों का क्या होगा। लेकिन जब हम जामनगर गए तो हमको उनको भी पढ़ाना पड़ा क्योंकि वो कुरूप सर उसको लेके और उन्होंने स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। तब हमको डे सर का, रविशंकर सर का, मालती बेन मैडम का, ये तीनों लोगों ने बैठ के जब हमको समझाया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द
MD रसशास्त्र एंड बी फार्मा, तब हमको समझ में आया। साथ में ही वहाँ का जो इंट्रोडक्टरी कोर्स इंटरनेशनल स्कॉलर के लिए चलता था, 3 मंथ इंट्रोडक्टरी कोर्स, और उस समय चेयर कर रहे थे हमारे बघेल सर, उसके डायरेक्टर थे। इन दोनों का एक्सपोजर ऐसा रहा जो कि हम सब लोगों को एकदम से एक्सपोज कर दिया उसने, और उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि तीनों लोग, भटगिरी जी भी हैं अभी वहाँ पे, हम दोनों लोग तो छोड़ के चले गए। ये 2006 में इंटरनेशनल सेमिनार करा के बनारस ज्वाइन कर लिया, और हम वहीं पे रहे दोनों लोग। फिर हम भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद आ गए 2016 में। तो अब 2016 में जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट खुल गया, तब बाकी सब लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि सारा पैसा गवर्नमेंट का सीधा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को मिलने लगा। और दिल्ली में होने का फ़ायदा ये मिलता है कि कुछ भी पॉलिसी होती है तो सबसे पहले उनको मिलती थी। उससे पहले CCRS और NIA वाले परेशान रहते थे पर काम करते करते, क्योंकि उनको मिनिस्ट्री के लेवल पे काम करना पड़ता। लेकिन ऑल इंडिया आने से उन सबको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ, कुछ काम की डिवीज़न हुआ, और उसकी वजह से काफ़ी एक्सपोजर रहा। साथ ही साथ गवर्नमेंट बदली, गवर्नमेंट में PM साहब जो हमारे CM हुआ करते थे उस समय, हर साल आते थे वो गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, हमको याद है उनका पूरा सब कुछ। इटसेल्फ PM का अगर देखें तो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी खुद आयुर्वेद के फॉलोअर हैं, योगा के फॉलोअर हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड योगा डे का कंसेप्ट आया। उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड आयुर्वेदा डे का भी कंसेप्ट जल्दी ही आए, क्योंकि जिस तरीके से ग्रो हो रहा है आयुर्वेद, उससे ये लग रहा है कि अभी होलिस्टिक अप्रोच की या हैप्पीनेस की जो मॉडर्न साइड में कमी है वो हमारे यहाँ है। तो अगर वो हो गया तो हमें लगता है कि बहुत कुछ हमको मिल जाएगा। देखा जाए तो काफ़ी कुछ इन सालों में गुजरता रहा। हमको तो काफ़ी कुछ एक्सपोजर मिला दिल्ली जाने के बाद। ऑल इंडिया के साथ साथ हमको IMPCL वुहान का मेडिकल चार्ज मिला, जिसमें हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो अपने लेबोरेटरी लेवल पे थे, बिग मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री लेवल पे कैसे किए जाते हैं, तो ये भी देखा हमने वहाँ जाके। और वो आज फैक्ट्री हमारी 200 करोड़ की हो चुकी है। ठीक है, वो पॉलिसी के तहत जो है बिकने की तैयारी में है, लेकिन फैक्ट्री अच्छा रन कर रही है। दूसरा, फिर उसके बाद हमको PCIMH का चार्ज मिला गाजियाबाद का, जहाँ पे हमने रूल्स रेगुलेशन बनाने से संबंधित बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कैसे रूल बनते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें एसेंशियल होती हैं, किस लेवल तक जाके हमको उसमें फीड करना पड़ता है चीज़ों से, बाहर से भी इनपुट्स लेने पड़ते हैं, अंदर से भी लेने पड़ते हैं। तो ये काफ़ी कुछ एक्सपोजर ओवरऑल ज़िंदगी में रहा। सबका अगर एक श्रेय दिया जाए तो केवल माँ बाप को दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे साथ हमारे जितने भी साथ में जुड़े रहे, हमारे जितने भी स्कॉलर जुड़े रहे, और यह महसूस करते हैं कि जब PG के लेवल पे हम लोग PhD के लेवल पे काम कर रहे होते हैं और जिस बैच में स्कॉलर अच्छे आ जाते हैं, तो उस साल हमारे लोगों का एकदम अच्छा हो जाता है, क्योंकि उनके वजह से हम सब लोग भी काम करने लगते हैं, क्योंकि इनपुट्स और आउटपुट्स दोनों मिलने लगते हैं। लेकिन जिस साल बैच नहीं अच्छे आते उस साल हम लोग भी सुस्त पड़ जाते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये टोटल हमारा, और राष्ट्र में सारे काम करते करते यहाँ तक पहुँच पाए। और पिछले साल हमने यहाँ पे राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, यहाँ पे एज ए वाइस चांसलर। कोई दो राय नहीं है इसमें कि सबसे बड़ा कैंपस है हमारे आयुर्वेद में इस समय। कैंपस में बहुत सारी समस्याएं थीं, ईश्वर की कृपा से सबके सहयोग से वो समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व हुई। हमारे प्रमोशंस रुके पड़े हुए थे, टीचर्स के, कर्मचारियों के, सबके, प्यून से लेकर टीचर प्रोफेसर तक के इस समय हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व है। अब लेटेस्ट हम देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि सर्विस रूल की प्रॉब्लम रहती है हर जगह, और वो यहाँ भी थी, लेकिन अभी सर्विस रूल चूँकि हमारे पास आयुर्वेद को तो क्लियर है, लेकिन योगा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और यूनानी के सर्विस रूल आज भी स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी आयुष की यूनिवर्सिटी है जी। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योगा, नेचुरोपैथी के सारे स्टेट कॉलेजेस हमारे अंडर में हैं, और करीब करीब 40 कॉलेज इस समय हमारे पास चल रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो अपने यूनिवर्सिटी कैंपस के साथ साथ हमें और भी कॉलेजेस के एजुकेशन को देखना पड़ता है। संयोग बहुत अच्छा रहा है कि इस साल हमारे सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, हमारे सारे प्राइवेट कॉलेजेस में जो आयुर्वेद और योगा नेचुरोपैथी के कोर्सेज के 100% फुल हो गए हैं PG और UG लेवल पर।
कुछ बहुत बढ़िया। होम्योपैथी कॉलेज हमारे जरूर रह गए, प्राइवेट के खाली रह गए, अदरवाइज गवर्नमेंट के तो सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि लोगों ने इसको पसंद किया और लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं। और इस साल तो हालत ये रही कि जयपुर में भी, जोधपुर में भी और उदयपुर में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं कि लोग MBBS छोड़ के आयुर्वेद में ज्वाइन किए हैं। फर्स्ट लिस्ट में वो MBBS सेलेक्ट थे, प्राइवेट कॉलेजेस में थे, सब छोड़ के हमारे इन कॉलेजेस में आए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक्सेप्टेंस हमारा आयुर्वेद का बहुत बढ़ा है, हमको उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, और हमें लगता है कि आगे अगर ऐसे ही रहा तो और अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम चौधरी जी का धन्यवाद देते हैं। अभी तो बहुत है। अच्छा, अभी और है? हाँ। ठीक है। तो मित्रों, आपने सुना ये यात्रा जो कि निश्चित रूप से अनुकरणीय है, और ढेर सारे उतार चढ़ाव के बाद यहाँ आकर के प्रोफेसर प्रजापति जी ने जो भी समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। अब प्रश्न एक था कि सर ने कहा कि प्रश्न पूछना चाहिए, तो मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि आप अपने देश के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ का कन्वोकेशन एड्रेस सुनिए, जो कि उन्होंने अभी पुणे में दिया है 5 दिन पहले, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिम्बियोसिस में। उन्होंने इसी पर आधार किया है कि बच्चों को प्रश्न पूछना चाहिए। ऑल यूथ मस्ट आस्क क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ द एनीथिंग, सब्जेक्ट और द पर्सनालिटी। और जैसा कि सर ने अपने अनुभव में जिक्र किया जामनगर से त्रिमूर्ति का, तो प्रोफेसर MS बघेल, प्रोफेसर RR द्विवेदी, प्रोफेसर SM चंदोला, निश्चित रूप से इन लोगों ने जो ट्रेनिंग हम सभी लोगों को दी वो बहुत ही अच्छी रही। तो हम अब जब सीनियर हैं, हम लोग उस कैटेगरी में आ चुके हैं, तो ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम दूसरों के लिए प्रोफेसर MS बघेल पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं, प्रोफेसर RR द्विवेदी, प्रोफेसर SM चंदोला की तरह से अपने सारे असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट्स को अपब्रिंगिंग के लिए ले आए, जो कि हम लोगों के साथ किसी ने किया है। तो सर ऐसी कोशिश करते रहते हैं हमेशा। और जैसा कि आपने बताया कि आप रसशास्त्र के भी मूर्धन्य विद्वान हैं, तो सर बस संक्षिप्त में आप रसशास्त्र का भविष्य क्या देखते हैं? अगर 2-3 मिनट में ही बतावें, क्योंकि मेरे प्रश्नों की श्रृंखला थोड़ी लंबी है। तो रसशास्त्र का भविष्य क्या है सर इस समय? नहीं, जहाँ तक रसशास्त्र की बात है तो रसशास्त्र भेषज कल्पना दोनों सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये है कि रसशास्त्र में जब हम मर्क्यूरी को लेके बात करते हैं, मेटल मिनरल को लेके बात करते हैं, तो चूँकि अवेयरनेस ज़्यादा है हमारे पास, और अच्छी बात है हमारे लिए कि हम लोग सेफ्टी एंड एफिकेसी एवेल्यूएशन पे बहुत फोकस कर रहे हैं। अभी कोविड कॉल गया है, कोविड कॉल में जितना हर्बल ड्रग ने काम किया उससे ज़्यादा हमारे मेटल मिनरल वाले ड्रग्स ने काम किया है। तो रसशास्त्र बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके बिना चिकित्सा करना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सारे ड्रग्स हैं, 1-2 ड्रग्स को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे ड्रग्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और शायद हम लोगों ने इसको फोकस करते हुए काम भी किए हैं कुछ PG PhD लेवल पर, जहाँ पे मरकरी को विदाउट मरकरी हमने ड्रग बना के कोशिश की है बनाने की, लेकिन जो एफिकेसी है वो 120% से ज़्यादा डाउन होती है उसमें। जी। इसीलिए अगर उसको छोड़ के हम काम करना चाहें तो मुश्किल है, हमको सब्स्टिट्यूट ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मरकरी बैन की बात जो चल रही है उसमें काफ़ी कुछ हम लोगों ने पहले भी काफ़ी विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे भी WHO ने उसको रेशनल एंड मेडिसिनल यूजेस के लिए जो छोटा सा एक कॉलम था, वो हमारे यहाँ तो छूट थी उसकी हमारे देश में, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके बैन हो। टॉक्सिटी होती है उसकी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम जिस फॉर्म में डोजेस फॉर्म में लेते हैं या जिस डोजेस फॉर्म में हम कन्वर्ट करके लेते हैं, हम बार बार कहते हैं अगर थेरेपेटिक डोज में अनुपान सहपान के साथ या जो कंडीशंस बताई उन कंडीशन में दिया जाता है तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट अभी तक तो हम लोग को देखने को नहीं मिले हैं। 30-40 साल का तो अनुभव हमारा भी हो गया है, इसमें अगर हमें 30-40 साल और जोड़ दें अपने गुरुओं का तो 60 साल का करीब एक्सपीरियंस है। कोई ऐसे केसेस हमको नहीं मिले देखने के लिए जहाँ पे हम कह सकें कि ये मर्क्यूरियल टॉक्सिटी है या ये आर्सेनिक टॉक्सिटी है, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम जो ब्लेम होती है ड्रग वो फोक्लोर में जो यूज कर रहे हैं, और जो हमारे कैक्स हैं जिनको हम बोलें उनकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी होती है, मिस मैनेजमेंट की वजह से प्रॉब्लम खड़ी होती है। दवाइयाँ तो बहुत सारी है, ऐसा नहीं है, एंटी कैंसरस ड्रग्स जितनी भी है
आप सिंपल दे दीजिए, कहीं तो टॉक्सिटी हो जाती है, और वो उसको कंडीशन में देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो रसशास्त्र का स्कोप की बात जहाँ तक है, पहले भी वो वैसे ही था, एकदम हाई लेवल पे, और आज भी हाई लेवल पे है। हमारे तो आचार्यों ने तो कहाँ से कहाँ कल्पना कर दी। और बात अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो जो रसशास्त्र की प्रैक्टिस करते हैं उनका आज भी लेवल अप है। 2-4 एग्जाम्पल हमारे पास हैं ऐसे, जैसे हमारे बालेंद्र प्रकाश जी है, प्योर रसशास्त्री है, गोपी कृष्णा जी है, हमारे ये शशि कुमार जी है। ये सब लोगों का स्टेटस बिल्कुल अप है बाकी लोगों से, क्योंकि वो रसशास्त्र की प्रैक्टिस, रसशास्त्र के प्रिंसिपल को समझ के करते हैं। तो इसलिए रसशास्त्र के स्कोप की जहाँ तक बात की जाए तो बिना रसशास्त्र के आयुर्वेद नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और अगर हम उसको ठीक से यूज करते हैं तो हम बहुत कुछ गेन कर रहे होते हैं चीज़ों से, क्योंकि बहुत क्रिटिकल, एकदम हाईली साइंटिफिक जिसको हम कह दें, और आज साइंस उसको एक्सप्लेन करने लगा है। बहुत सारे पेपर्स केमिस्ट्री के, बायोकेमिस्ट्री के, फिजियोलॉजी के, फार्माकोलॉजी के आने लगे हैं और इसको एक्सप्लेन करने लगे हैं। तो इसलिए रसशास्त्र के स्कोप के बारे में तो हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। धन्यवाद सर, हम सब लोग बहुत उत्साहित हुए कि आप जैसा रसशास्त्र का लीडरशिप ऐसा बोलती है कि रसशास्त्र के भविष्य पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। देयर इज नो क्वेश्चन ऑन द इश्यूज of the progress of the Rasas and specifically to the Rasausadhis. And of course, if anyone is practicing roaring in the Ayurveda, see his or her prescription, there is Rasausadhis. Yes. Thank you sir for this encouragement, and hope we will do something more scientifically in the leadership of you. And next sir, आपका एक अच्छी पॉलिसी मेकिंग में भी आपका हमेशा योगदान रहा है। और एक बात आती है कि चलिए रसशास्त्र की बात हुई, और अभी जैसा कि आपने बताया सारे व्यूवर्स को कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में लोग MBBS छोड़ करके प्राइवेट कॉलेजेस को BMS ऑप्ट किए। सर यही स्थिति ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा की है, यही स्थिति बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की है, और यही स्थिति कई अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस की भी है जिनके हम ये कहें कि वो BMS की अच्छी पढ़ाई करते हैं। तो लोग MBBS के प्राइवेट कॉलेजेस को छोड़ करके लोग आ रहे हैं। अभी एक जस्ट फॉर जोक आया कि मैं नाम तो ले ही लूँ कि एम्स गोरखपुर में कोई गया इलाज कराने के लिए, और एम्स गोरखपुर के कंसल्टेंट ने, ये 5 दिन पहले की बात है, वो कहा कि गो टू द हायर सेंटर इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द सिटी ऑफ द गोरखपुर फॉर द कार्डियोलॉजी। तो ये एम्स हो चाहे कोई भी हो, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुअर है, लेकिन आयुर्वेद के प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए आयुर्वेद में आकर के लोग पढ़ना चाह रहे हैं। तो सर आयुर्वेद की गति, आप आयुर्वेद की दशा दिशा किस रूप में की जाए, उस पर भी थोड़ा संक्षिप्त रूप में हम सब व्यूवर्स को बताइए कि आयुर्वेद के बच्चे उत्साहित हों और अपने पठन पाठन में वो उसी योग्यता को प्राप्त करें जो कि एक चिकित्सक को होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि विदाउट न मॉडर्न साइंस अगर हम आयुर्वेद को पढ़ने जाते हैं तो हमारे लिए बहुत तकलीफ होती है उसको समझने के लिए। क्योंकि जब हमें ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पता होती है, तभी हम आयुर्वेद के कंसेप्ट को समझ पाते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे कंसेप्ट बार बार कहते हैं कि फ्रॉम मैन टू लैब आए हुए हैं, तो लैब टू मैन नहीं गए, मैन टू लैब है। जो प्रैक्टिस में है चीज़ें, उन चीज़ों को एनालाइज करते हुए हमारे आचार्यों ने उस पर एक व्यू बनाते हुए उसको कैटेगराइज करते हुए हमारे बुक्स के फॉर्म में लाए हैं। और जब हम ऐसी एनालिसिस करने लगते हैं, कई बार हम लोग आपस में भी बात करते हैं, कई सारे थीसिस टॉपिक में हमने इसी पॉइंट को उठाया है कि ये जो लिखा हुआ है हमको सही नहीं लगता है, इस पर हमें काम करना चाहिए। और उसको जब लेके काम किया तो पता चला कि वो सही निकला और हम गलत निकले। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम बायोस्टैटिकल मेथड की बात करते हैं, वहाँ भी एरर होती है, स्टैंडर्ड एरर की बात होती है, लेकिन हमारी किताबों में जो श्लोक लिखे हुए हैं और उनका सही इंटरप्रिटेशन करके हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमें स्टैंडर्ड एरर भी नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात ये हमारे लिए है। तो ये बहुत इसको इसलिए बच्चों BMS के लेवल पे जो भी बच्चे हैं उनसे मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि काउंटर पार्ट को ज़रूर समझें। हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं मॉडर्न वालों से, आपको लगता है कि हम कम पढ़ते हैं, हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि हम आयुर्वेद भी पढ़ रहे होते हैं और मॉडर्न भी पढ़ रहे होते हैं। आज कभी भी बात होती है जब ग्रेज एनाटॉमी की, तो हम लोग तो ग्रेज एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, भाई BDC पढ़ने वाले इसमें से नहीं थे। प्रोफेसर SC कटियार, हाँ, SC कटियार थे, VK शर्मा जी थे, महेंद्र सिंह चौहान थे, ये सब लोग जो है, और स्पेशली VK हमारे विश्वकर्मा जी,
सुरेश, वो प्रोफेसर सुरेश चंद्र। हाँ डिमॉन्स्ट्रेशन, वो उसको हमको डिसेक्शन हॉल में घुसने से पहले कॉनिंगम याद है कि नहीं, 11 पेज सुनते थे दिन घुसने देते थे। तो हम लोग के लिए यार ज़्यादा टफ होता है। अगर हम सही चीज़ों को समझ लें तो हमको लगता है कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इंटीग्रेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है आजकल कि हमको दोनों चीज़ें समझने बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम कर नहीं पाएंगे कुछ। इसलिए आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव को समझते हुए और समझने के लिए हमको मॉडर्न कंसेप्ट की ज़रूरत होती है। आप ये सोचो कि जो है केवल हम संस्कृत पढ़ के हम आयुर्वेद समझ लेंगे तो ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि संस्कृत के एक एक वर्ड की 10-10 मीनिंग होती हैं। और हमारे सावेकर से जैसे लोग हैं वो एक ही वर्ड के 50 मीनिंग निकाल के रख देते हैं। तो इफ़ बट एंड क्वेश्चन मार्क लगाने से बदल जाती है बातें। तो उसको हमें समझने के लिए हमको काउंटर पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और कहना चाहेंगे कि बच्चे लोग आजकल जनरली इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, ओरिजिनल बुक्स नहीं पढ़ते। तो मेरा यहाँ ये भी कहना है कि कम से कम सब्जेक्ट के कुछ ओरिजिनल कंसेप्ट को समझने के लिए ओरिजिनल बुक जैसे चरक सुश्रुत भागवत के कुछ श्लोक हैं जो उनको ज़रूर पढ़ें। उनको पढ़ेंगे तो उनको पढ़ना आएगा, उनको समझना आएगा, इंटरप्रिटेशन करना आएगा और इसी से आगे जाके डेवलपमेंट होगा। क्योंकि वो कंसेप्ट को समझाने के लिए क्लियर करना जरूरी है। जब तक इस लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक वो समझ नहीं सकते। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस इनकरेजमेंट और फॉर दिस मोटिवेशन इन फैक्ट कि कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि अब हमारे पास अब ये हम नहीं कह सकते कि हमारे पास मेरिट वाले बच्चे नहीं आ रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया है कि पीजी में जो अगर अच्छा बैच आता है तो हम लोग भी एलिवेटेड होते हैं। तो इस समय यूजी बैच भी बहुत पोटेंसी के आ रहे हैं और हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि हम उनको और एक अच्छा शेप दें। सर अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली से उनके चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा जी ने डायरेक्ट किया नीति आयोग को और फरवरी 2024 में नेक्स्ट हियरिंग है फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट सिस्टम। और अभी आपने जो थीम दी अभी इसी बात पर दिया। तो सर इंटीग्रेशन की ये जो परिभाषा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 1904 और 1912 में मालवीय जी महाराज ने, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज ने जो स्थापित की, और अभी जो निम्हैंस एक डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन चल रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली ने भी डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन बनाई है। तो सर इस दिशा में, और नीति आयोग भी इस दिशा में काम कर रहा है, तो जो इंटीग्रेशन की जो थॉट प्रोसेस चल रही है डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द मेडिसिन इन द कंट्री इंडिया, उस विषय में सर आपकी क्या राय है? और क्या इस विश्वविद्यालय में जो आपने नए नए इतने आयाम स्थापित किए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में, तो क्या इंटीग्रेशन की तरफ भी आप बढ़ना चाहेंगे? और आपके विचार क्या हैं कि जो इंटीग्रेशन की जो दिशा ग्लोबल लेवल पर चल रही है उसमें क्या योगदान हो सकता है? बिल्कुल फैक्ट बात की आपने। इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग हम लोगों ने, सही बात है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया गया है। इंटीग्रेशन वैसे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए ज़रूरी भी है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है हम लोगों को कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। इंटीग्रेशन के लिए जैसे जितने भी एम्स हैं अभी उसमें आयुष ओपीडी स्टार्ट हो चुकी है, सभी में कंपलसरी हो चुकी है। और इंटीग्रेशन सेंटर जैसे एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश में भी खुल गया है, हमारे जोधपुर में भी चल रहा है। IITs और IIM में भी अब हमारे आयुष के विंग्स खुल रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि हम अपनी चीज़ों को समझा सकते हैं और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम उन चीज़ों के हिसाब से हम चीज़ों को समझाने में और समझने में, दोनों में हमें फ़ायदा मिलता है। तो इंटीग्रेशन होना चाहिए, लेकिन इंटीग्रेशन के नाम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं ऐसी भी सिचुएशन हमने देखी है कि कई हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे केवल इंटीग्रेशन के नाम पे केवल मॉडर्न ही चलने लगा और आयुर्वेद गायब हो गया है। तो ये नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ इमरजेंसी है, जहाँ पे चीज़ें कि दूसरा कुछ नहीं है, वहाँ पे उस पैथी को अडॉप्ट करना चाहिए। जहाँ पे लगता है कि नहीं, हमें बैठ के बात करके हम आपस में एक दूसरे से समझा के, मतलब एक दूसरे की कमियों को दूर करने के लिए इंटीग्रेशन की बात की गई है। लेकिन हम यहाँ सुपरसीड करने की जब कल्पना करने लगते हैं तो वो बहुत ख़राब है। और ये कई जगह हो रहा है सुपरसीड करने का। तो मेरा इसमें रिक्वेस्ट सब इसी से, गवर्नमेंट से भी हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट फोकस करती है तो काम करती है, पब्लिक में अवेयरनेस भी आती है। पब्लिक अब चाहती है कि हमको ये चाहिए,
तो इस वजह से ये भी कंसेप्ट आ रहा है कि हर एक ही कैंपस के अंदर सब कुछ अवेलेबल हो, पब्लिक को जो चाहिए वो करे। ध्यान रखने की बात है, कभी भी इस समय ध्यान में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करें। हम क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को, अरे उसने ये क्या दे दिया, ये नहीं चलना चाहिए, अरे ये क्या कर दिया। तो ये जो परंपराएं हैं ना, ये गलत परंपराएं हैं, ये नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन का 100% फ़ायदा मिलेगा, जैसा और टेक्नोलॉजीज़ में मिला है। मॉडर्न में क्या हुआ है, जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, वो ना तो एलोपैथी है ना मॉडर्न है, वो केवल है ग्रुप ऑफ द साइंस है वो, जहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री सब इन्वॉल्व करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को। आज देखिए ना आप, कार्डियक सर्जरी कितनी आगे बढ़ी गई है, किडनी सर्जरी, रिप्लेसमेंट, सब ये क्या है, ये तो डॉक्टर का काम नहीं तो ना केवल, इसमें तो सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। हम बैठे बैठे यहीं से बैठे बैठे देखते रहते हैं, बताते रहते हैं, अंदर ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो ये सब चीज़ तो सभी जगह अडॉप्ट की जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को, हमको अपने कंसेप्ट को समझाने के लिए टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। इंटीग्रेशन क्या है, एविडेंस बेस्ड हमको स्टडीज चाहिए, क्योंकि पब्लिक नहीं मानती है। पब्लिक तो तभी मानेगी जब उसे एविडेंस दिखाई पड़ेगा और वो देखेगी कि हाँ इम्प्रूव हो रहा है, चीज़ों को मिल रहा है। तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी इंटीग्रेशन ज़रूरी है हमारे लिए, और हमको इन टोटो हेल्थ फॉर ऑल के लिए भी इंटीग्रेशन जरूरी है, क्योंकि इन टोटो की जब हेल्थ फॉर ऑल करते हैं तो कोई भी एक पैच ही सफिशिएंट नहीं है पूरी सब चीज़ों को पूरा करने के लिए। इसलिए हमें एक कम्बिनेशन का, और हमें ध्यान है 2014 में आयुष मिनिस्ट्री ने पूरा एजुकेशन पॉलिसी में चला था कि सारे सिस्टम को एक जगह किया जाए, जिसको जो सेलेक्ट करना हो यूजी लेवल पे कॉमन, पीजी लेवल पे जाके डिफरेंस हो जाए। तो अभी उस पर बात चल रही है, हो सकता है कि एक्सपोजर ऐसा होना चाहिए। हमें बहुत सी बार ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो अगर हमें एक्सपोजर होगा तो हम उन चीज़ों को कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर हम दूसरे के इंतज़ार करते रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बेसिक नॉलेज सबको सबका होना चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज जब होती है तब हम बात अलग अलग की बात करते हैं, और ये सब जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे यहाँ है। तो इंटीग्रेशन मस्ट है, लेकिन सुपरसीड करने की जो परंपरा है वो खत्म होनी चाहिए। Very nice, sir. Thank you for this very clear-cut elaboration कि what may be the integration. अब NCISM हो चाहे NMC हो, दोनों भी इंटीग्रेशन की दिशा में बात कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो WHO के डायरेक्टर जनरल सर डॉक्टर टेड्रस ने कहा गांधीनगर डिक्लेरेशन में इसी साल के अगस्त में कि इंडिया इज द कंट्री वेयर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन आर ट्रीटिंग पेशेंट अंडर वन रूफ। तो ये बात आती है कि मरीज को एक ही स्थान पर हर पैथी का बेस्ट मिले और जल्दी से जल्दी ठीक हो, तो दैट शुड बी द एम ऑफ द इंटीग्रेशन। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए। और सर एक अंतिम प्रश्न, इसके साथ ही आज की वार्ता का हम लोग स्थगित करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों की वार्ता तो आयुर्वेद विकास यात्रा में हमेशा होती रहेगी। प्रश्न ये है सर एक कि छात्रों में और चाहे शिक्षकों में भी थोड़ा असंतोष रहता है। अभी हम लोग बराबरी की बात करते हैं, और अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जजमेंट्स आए हैं जिसको लेकर के कि लोग दुखी हैं, लेकिन वो तो फैक्चुअल एरर है, एफिडेविट गलत थी, तो इसलिए ऑन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स जजमेंट में लिखा हुआ है सबमिटेड बिफोर अस, उन्होंने पैथी को उन्होंने डिमेरिट नहीं किया है। ये बड़े संतोष की बात है जजमेंट में। सर जो शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं राजकीय सेवाओं में, या जो विद्यार्थी हैं पीजी कर रहे हैं, उनके छात्रवृत्ति में, वेतन में बड़ी विसंगतियां हैं। और अभी आपने सर्विस रूल की भी बात कही कि आप होम्योपैथी और यूनानी वाले लोगों को बना रहे हैं। सर इस दिशा में क्या प्रयास होना चाहिए, क्योंकि आप कुलपति हैं, एक बहुत जिम्मेदार पद पे हैं और आपकी बात का वजन होगा, तो क्या ऐसा किया जाए कि शिक्षकों, चिकित्सा अधिकारियों और साथ साथ पीजी अध्येताओं के भी स्कॉलरशिप में पूरे देश में कोई ना कोई ऐसी चीज़ आए। हालांकि तथाकथित मॉडर्न साइंस में भी नहीं है, उसको आप बायोमेडिसिन कह लीजिए, हर स्टेट बराबर बराबर न पे दे रहा है न स्कॉलरशिप दे रहा है, चाहे MBBS MD के बाद भी। मगर सर आयुर्वेद में क्या ऐसा किया जाए कि थोड़ा ये असंतोष कम हो, क्या इसका एक फार्मूला हो सकता है और किस स्तर पर कार्य करना चाहिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टेट की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, तो स्टेट के लेवल पे तो ये प्रॉब्लम हर जगह इस्टेब्लिश है। किसी भी स्टेट में इक्विवेलेंस नहीं दिया है जी। इक्विवेलेंस दिया भी है तो कुछ न कुछ डिस्पैरिटी तो है ही है, और इस चीज़ को हमको देखना चाहिए।
बेसिकली अगर ईमानदारी से कहें तो ये सारी योजनाएं जो बनती हैं वो पब्लिक की डिमांड पे बनती हैं। हाँ। हमारी पब्लिक में अवेयरनेस कैसी है, पब्लिक की डिमांड कैसी है, जहाँ पब्लिक की डिमांड बढ़ती चली जाती है वहाँ सब इक्वलिटी होती चली जाती है। तो इसलिए ईमानदारी से हमको भी मेहनत करनी चाहिए इसके लिए। हम बार बार मांग तो बहुत बढ़िया बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन क्या हम उसके बराबर मेहनत करते हैं, इसमें हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। दुखती राह पे आपने हाथ रख दिया। आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, हम लोग भी मांगे, उस समय भी मांगे, तो क्या हम उतना काम कर पाते हैं क्या? क्योंकि हमने मॉडर्न हॉस्पिटल में, एम्स में जाके या इलाहाबाद के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में जाके, जो भी मॉडर्न हॉस्पिटल वहाँ हमने काम करके देखा हुआ है, और उनको देखा है काम करते करते। उनके जो स्कॉलर्स होते हैं, रेजिडेंट्स होते हैं, उनको 24-24 घंटे 36-36 घंटे छुट्टी नहीं मिलती है। क्या हम उतना कर सकते हैं? पहली बात तो पहले अगर हम कर सकते हैं तो हमें डिमांड रखनी चाहिए, और नहीं कर सकते तो नहीं रखनी चाहिए। ये एटीट्यूड मेरा पहले नहीं था, इस कुर्सी पे बैठने के बाद आया ये एटीट्यूड क्योंकि इससे पहले हम ये कहते कि हम भी बराबर कर रहे हैं, हम भी बराबर कर रहे हैं, और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग कर भी रहे हैं, बहुत जगह बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि बहुत सारी संस्थाओं में लोग एलोपैथ से ऊपर काम कर रहे हैं, आयुर्वेद की होती हुई। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में एक पैरिटी तो होनी ही चाहिए कि काम हर जगह रूल है, वो सेम वर्क सेम पे, तो फिर वो क्यों नहीं है? और अगर नहीं है तो उसका क्या कारण है? उस कारणों को हमें देखना पड़ेगा, हमको हटाना पड़ेगा। कई जगह सरकारें भी प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करती हैं, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। और अब तो हर स्टेट जो है हमारा कर्ज में डूब गया है, तो वो फ्री की चीज़ें बांटने में विश्वास रखते हैं। कड़वा सच है ये कि फ्री की चीज़ें बांटते हैं, लेकिन हमारे कर्मचारियों को फायदा देने की बात आती है तो उनकी पेंशन भी बंद कर दी जाती है। ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम के बीच में जो डिस्पैरिटी है, कभी कभी बहुत तकलीफ होती है इन चीज़ों को देख के। क्योंकि मेरे से एक साथी हैं, ऐसे ही वो अभी संजय गुप्ता जी की बात हम कर रहे हैं, MS, और गवर्नमेंट का जियो निकला, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि इस केसेस में अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट करते हुए उनकी फैमिली को पेंशन दी जाएगी, फैमिली पेंशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट के लिए भी जियो निकला हुआ है, लेकिन हमारी फाइनेंस ने उसको टर्न डाउन कर दिया। अब इतनी बड़ी घटना घट जाती है, ऐसी कंडीशन में हमें बड़ा दुख होता है कि जब, क्योंकि हम पर्सनली इन्वॉल्व हुए उसमें, चीज़ों को जब देखा तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जहां उनको 1,30,000 रुपये मिलने चाहिए थे, वो न्यू पेंशन स्कीम में केवल 30,000 रुपये मिल रहे हैं। अब आप ये सोचिए, जो जिस घर में 4 लाख रुपए आ रहे थे और वो 30,000 रुपये में खर्चा चलाना हो, 20 साल 30 साल 40 साल हम जिंदगी पूरी अपनी दे दें और उसके बाद ये कंडीशन है, तो ये ठीक नहीं। गवर्नमेंट ने भी इसमें इनसे लिया है, ऐसा नहीं है कि दिया नहीं है, गवर्नमेंट ने भी टेक ओवर किया है डिसीजन को, और बहुत सारी चीज़ें वो इसमें न्यू पेंशन स्कीम में भी अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि ग्रेच्युटी बंद कर दी, जो ग्रेच्युटी हम लोग को मिलती थी वो बंद कर दी न्यू पेंशन स्कीम में। तो जो पैसा है, उस पैसे को मार्केट में लगा के जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे दिया जाएगा। तो ये तो कोई बात नहीं होती कि हमारा पैसा लगा के इंटरेस्ट देते हैं। भाई, उसने अगर गवर्नमेंट में सर्विस की है तो गवर्नमेंट का एक रूल है, उसको उस स्कीम में जैसा भी हो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये कुछ घटनाएं हैं, बिल्कुल फैक्ट है कि सर आप इसीलिए जाने जाते हैं कि आप बिल्कुल भावनात्मक रूप से साथ देते हैं अपने शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों और छात्रों का। तो आपकी ये सदा सहायता बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उम्मीद है कि सरकार इस चीज़ को सीखे ज़रूर सुनेगी। और मित्रों, एक बात बोलूँ तो जैसा कि सर ने कहा कि पब्लिक में डिमांड आनी चाहिए। अभी पिछले महीने में नवंबर में यंत्र 2023 निम्हांस में डॉक्टर जी गंगाधरन ने ये बात कही कि आज अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में हर्बल मेडिसिन या आयुर्वेद की जो डिमांड हो रही है वहाँ की सरकार नहीं कर रही है। और मैंने भी इसको स्थापित किया कि वहाँ भी इसी तरीके के MNCs हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि इस ग्रोथ को रोक रहे हैं कि नहीं, उन देशों में आयुर्वेद और हर्बल मेडिसिन नहीं आनी चाहिए। लेकिन वहाँ की पब्लिक अपनी सरकारों को पिटीशन पर पिटीशन दे रही है, थाउजेंड्स ऑफ पिटीशंस US में, यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में
पब्लिक डाल रही कि नहीं हमें आयुर्वेद चाहिए, हमें हर्बल मेडिसिन चाहिए, तो वहाँ की सरकारें मजबूर होकर के हर्बल मेडिसिन के लिए सर योजनाएं बना रही हैं और आयुर्वेद को परमिट कर रही हैं। तो हमें मित्रों, जैसा कि कुलपति महोदय कह रहे हैं कि ऐसा काम करना होगा, इस तरह से काम करना होगा जनता के बीच में कि जनता मोर्चा लगाए कि हमें यहाँ आयुर्वेद का चिकित्सालय हमारी ब्लॉक पर चाहिए, हमें आयुर्वेदिक कॉलेज चाहिए, हमें आयुर्वेद का वेलनेस सेंटर चाहिए। तो जब जनता आगे आकर के मांगेगी तो आयुर्वेद स्वतः बराबर पर हो जाएगा। सर कुछ आप और कहना चाह रहे थे? कहना इसलिए चाह रहे थे क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, बिल्कुल कटु सत्य है ये कि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे रुक जाते हैं और वो इतना पैसा लगा देती हैं कि उनको ये कोई योजनाएं बनती हैं। तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम बताना चाहेंगे आपको कि इतनी बड़ी शुगर फैक्ट्री है, आप शुगर खाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड सबसे ज़्यादा जो HDL और कोलेस्ट्रॉल का इम्पैक्ट आता है वो शुगर की वजह से आता है, लेकिन शुगर कंपनियों ने घी को तो बंद करा दिया, शुगर को नहीं बंद कराया। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है। कहीं एक एनालिसिस हम पढ़ रहे थे, हमारे सेक्रेटरी साहब भी इस पर डिस्कस किए। तो क्या होता है कि जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, वो उसको इम्पैक्ट करता है। और ये हमारी जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं, ये कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर जो है कुछ ना कुछ हावी हो जाती हैं। और सिर्फ इतना ही है, उनका बिजनेस सफ़र करेगा ये सोच के वो बिजनेस नहीं टूटना चाहिए, उसके लिए बाई हुक और बाई क्रुक कुछ भी करना हो वो करते हैं। तो इसलिए हमको भी अवेयर होना है, अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा होके चलना है, ईमानदारी से अपने काम को करना है। तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर आपकी पहचान होगी और आपको सब कुछ मिलेगा। यही मेरा कहना है। थैंक यू, धन्यवाद सर, आपका बहुत आपने कीमती समय दिया। और दर्शकों, आप अपनी प्रतिक्रिया सीधे आपके मेल पर या मुझे अवश्य भेजें और हम लोग मिल करके कार्य करें और आयुर्वेद को उस स्थान पर ले जाएं जिस स्थान पर इसको होना चाहिए। सर आपका आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद, नमस्कार, अभिनंदन।